इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। फोकस कॉन्सेप्ट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है पीआरटी 13/11/2019। आफ्टरनून शिफ्ट है ये 12:30 से 2:30 और हमेशा की तरह 20 क्वेश्चन यहाँ हमें मिलेंगे। एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समझते हैं क्या मतलब है इसका। कहता है एक आयत है जिसकी लंबाई को हमने x% से बढ़ाया और चौड़ाई को 20% से बढ़ाया, तो क्या हुआ कि एरिया भी 74% से बढ़ जाता है। एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी लंबाई कितने परसेंट से बढ़ी है वो बताना है। चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो भाई, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी एरिया में चेंज निकालना होता है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्स और वाई का मतलब इस केस में होगा लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई हमें नहीं बता रखा कितने से मतलब बढ़ाई गई, एक्स से बोला तो एक्स को एक्स ही लिखे रहने दिया। वाई का मतलब होगा चौड़ाई कितने परसेंट से बढ़ी या घटी, तो वो 20 से बढ़ी थी तो +20। आगे आपको एक्स वाई यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो कि 20x होगा अपॉन 100। अच्छा, ये चेंज हमें दे रखा है कि भाई 74% का चेंज आया है, तो 74 के इक्वल कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 20 को यहाँ लेकर आओगे, 54 बचा और ये नंबर्स भी छोटे हो जाएंगे, तो x+x/5 बचा। तो बहुत आसानी से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो 45%, यानी लंबाई 45% से बड़ी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। मतलब मैं समझा देता हूँ हिंदी में। कहता है दो पाइप है एक्स और वाई, दोनों मिलकर किसी टंकी को 150 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, दोनों को साथ में ना एक साथ खोला गया होगा। 50 मिनट बाद पाइप वाई को बंद कर दिया और पूरी टंकी ये 170 मिनट में भरी है। तो हमें बताना है ये जो पाइप वाई है अकेले इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। समझते हैं इसको सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई, जैसे कि बता रखा है x+y मिलकर 150 मिनट में टंकी भर सकते हैं, तो 150 का ही मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 150। मैंने मान लिया ये कैपेसिटी है इस टंकी की। और अगर 150 पार्ट ये 150 मिनट में भरते हैं, तो इसका मतलब x और y की 1 मिनट की क्षमता 1 होगी। अब दोनों को 50 मिनट तक साथ में खोले रहने दिया, तो दोनों की क्षमता 1 है, तो 50 मिनट में भरी होगी टंकी 50। और जब y को हमने यहाँ बंद किया ना, तो उस टाइम पर भी 100 पानी और बाकी था भरने के लिए। अब कौन भरेगा इसको, x। कितने मिनट में भरा होगा, 120। और वो ऐसे है कि टोटल 170 मिनट में टंकी भरी है, 50 मिनट यहाँ लग चुके हैं, तो रिमेनिंग बचे 120 मिनट। अब x ने 120 मिनट में 100 पानी भरा है, तो इसका मतलब हुआ कि x की क्षमता 5/6 होगी। और क्योंकि दोनों की क्षमता 1 थी, उसमें से हम x की क्षमता को हटाते तो y की क्षमता देखो 1/6 होगी। अब बस 1/6 की क्षमता से जब y इस पूरी 150 यूनिट टंकी को भरेगा तो वो 900 मिनट लेगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले पर। देखो भाई, अगले क्वेश्चन की कहानी समझते हैं। कहता है PQR के पास जो पैसा है वो 4:1:2 में है। P अपने पैसे का 1/4 हिस्सा Q को दे देता है और P अपने शुरुआती पैसे का ही 1/6 हिस्सा R को दे देता है। अच्छा, R अपने नए धन का 1/2 हिस्सा Q को दे देता है। तो बिल्कुल लास्ट में इन तीनों के पास किस रेशियो में पैसा होगा। देखो, आपको समझना क्या है कि P ने Q को भी दिया है 1/4 हिस्सा और P ने R को भी दिया है 1/6 हिस्सा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका हम 1/4 भी निकाल सके और 1/6 भी निकाल सके। तो आप बोलोगे वो नंबर 12 होगा, क्योंकि 12 इन दोनों से कट जाता है। तो आपको करना क्या है कि P को ना आप 12 लेके चलो, और P को अगर हम 12 लेंगे तो इसका मतलब है हमने रेशियो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो हमने थर्ड मल्टीपल चला लिया। अब आप क्या करोगे, साथ वाले नंबर्स को भी ना 3 टाइम्स लेके चलोगे ताकि रेशियो मेंटेन रहे। तो Q को आप लिखोगे देखो 3 और R को आप लिखोगे 6। इसके आगे समझते हैं। अब P ने क्या किया कि अपना 1/4 हिस्सा Q को दे दिया। देखो, P के पास ना 12 रुपये है और उसका 1/4 आप समझ रहे हो 3 होता है, तो इसका मतलब 3 रुपये आप यहाँ से हटा दो और वो Q को दे दो। उसी तरीके से ओरिजिनल अमाउंट का, इनिशियल अमाउंट का यानी 12 का ही 1/6 हिस्सा R को चला गया। अच्छा, 12 का 1/6 आप ऐसे ही निकालोगे तो 2 मिलेगा, यानी कि 2 रुपये और घटा दो यहाँ से और ये 2 रुपये दे दो R को। अब R जो मतलब जिसके पास 8 रुपये है,
नया धन, तो नए धन का ना 1/2 हिस्सा वो दे रहता है क्यू को। तो 8 का 1/2 आप समझ रहे हो 4 होता है, तो 4 रुपये यहाँ से घटा लो और इसको दिलवा दो। और अब आपको बताना है कि भाई किसके पास जो पैसा बचा कितना, वो किस रेशियो में है। तो आप देख पा रहे हो कि 12 में से 5 गया, तो पी के पास 7 के रेशियो में बचा, क्यू के पास 3 और 3 6 और 4 10 के रेशियो में बचा, और आर के पास 8 में से 4 गया 4 के रेशियो में बचा। तो आंसर होगा 7:10:4। नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसी PDF में नीचे। चलो भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये 4th भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन रहा है अपने टाइम का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो करना क्या होता है इसमें, ये सीरीज़ चल रही है इन्फिनिटी, यहाँ भी एक दूसरी सीरीज़ है इन्फिनिटी। तो जब भी ये इन्फिनिटी सीरीज़ चले प्लस माइनस में, तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 72 बने और यहाँ 20 बने। बट एक शर्त क्या होगी कि उन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो आप बोलोगे ऐसे दो नंबर मिल गए 8 और 9, और इधर ऐसे दो नंबर मिल गए 4 और 5। तो अगर जो ये सीरीज़ चलेगी माइनस में, तो छोटा वाला जो नंबर होगा ना वही इसकी वैल्यू होगी। और अगर ये सीरीज़ मान लो प्लस में चल रही होती, तब इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 5 होती। तो मतलब 1 सेकंड में आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। इस पार्ट की वैल्यू आपको जैसे कि 4 मिली, उसी को डिवाइड करना है इस पार्ट की वैल्यू से जो कि 4 है। तो 8/4 का मतलब होता है 2 इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर हमसे सिंपली रेशियो पूछा जा रहा है सब्जेक्ट S2 और सब्जेक्ट S5 का। और आप देख पा रहे हो S2 में टोटल 94 मार्क्स है और S5 में 86 मार्क्स है। तो बस इसी का रेशियो बनाना है आपको, और ये रेशियो आपको मिलेगा 47:43। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको एक नंबर दे रखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। एक नंबर आपको दे रखा है 8289A56B, मतलब 2 डिजिट इसकी मिसिंग है। अच्छा, ये नंबर डिविजिबल है 30 से। एक बार ये आप 30 के ना कुछ टेबल्स पढ़ो, मल्टीपल्स पढ़ो, तो आप बोलोगे 30 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। तो मतलब छोटी सी बात ऑब्जर्व क्या करनी है कि भाई 30 के तो हर मल्टीपल में लास्ट डिजिट 0 होता है, तो यानी इस नंबर का भी लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो B को आप लिख दो 0। और देखो अभी जो रिमेनिंग नंबर बचा ना, मतलब 0 से 0 कट जाएगी, तो रिमेनिंग नंबर का मतलब क्या होगा कि 8289A56। ये नंबर अब डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल होना चाहिए 3 का। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जितने अंक हैं इन सबको आप जोड़ो। अच्छा, उन अंकों को कभी मत जोड़ना जो आपको 3 का मल्टीपल बना के दिखा रहे हैं, जैसे कि 6, 9, ये टाइम वेस्टेज होती है। और इनको भी आप जोड़ के देखोगे, 8 और 2 10 और 8 18 भी 3 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो सम होगा ना यहाँ पर, सम ऑफ डिजिट्स, वो 5, या फिर 5 को भी हम और छोटा कर सकते हैं, वो 2 होगा, क्योंकि 5 में से भी एक 3 निकाल लो। अब क्या करना है आपको कि सम ऑफ डिजिट्स 2 बन रहा है, तो 2 में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं ताकि उस नंबर को, उस डिजिट को जब हम एक ही जगह पर रखें तो जोड़ने पर ना इन दोनों को 3 का मल्टीपल बन जाए। आप बोलोगे 1 भी रखा जा सकता है, रखने में हम 4 भी रख सकते हैं, मतलब 1 और 2 3, 4 और 2 6। रखने में हम 7 भी रख सकते हैं, क्योंकि 7 और 2 भी 9 होता है, 9 भी 3 के मल्टीपल में आता है। अब कहता है कि इनमें से A + B की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो B तो 0 है ही, उसको जोड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो बात है सिर्फ A की। तो A की इनमें से देखो ये वैल्यूज़ हो सकती है, और ये ऑप्शन में है, तो हम बोलेंगे 4 वैल्यू हो सकती है। समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3 नंबर है, पहले 2 नंबर्स के बीच का जो रेशियो है वो है 2:3। अच्छा, दूसरे और तीसरे नंबर्स का जो रेशियो है वो है 3:4।
क्योंकि सेकंड नंबर कॉमन है तो इसका मतलब हम इस रेशियो को सीधा सीधा 2:3:4 लिख सकते हैं, मतलब जो कॉमन टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल है। अब इसी रेशियो में मैं नंबर मान लेता हूँ 2x, 3x, 4x। अच्छा, मैंने वेरिएबल जो लिया है ना साथ में x, उसका कारण ये है कि हमें यहाँ नंबर्स को देखो मल्टीप्लाई करना है, और कभी भी आप मल्टीप्लाई नंबर्स को करोगे तो ये ध्यान रखना है वेरिएबल के साथ ही करोगे। अब देखो सॉल्यूशन में आगे मैंने क्या किया है उससे पहले मैं समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 28,800 है, तीनों नंबर्स का योग बताना है। समझते हैं सॉल्यूशन से? देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था कि तीनों नंबर्स के साथ x लगाना होगा, और उसके बाद क्या करना है कि जैसे कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो हमारे हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है 8x², बट दे इतना रखा है, वही 8 जब इसको काटेगा तो वो 3600 बार ही काटेगा, यानी कि x² की वैल्यू 3600 है तो x की वैल्यू 60 होगी। अब तीनों का सम निकालना है। अब देख पा रहे हो 2 और 3, 5 और 4, 9x बन रहे हैं, और x की वैल्यू 60 है, तो 9 गुना 60 होता है 540। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह सकते हैं इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर ना हमने दो तरीके की टाइल्स लगा रखी है, या तो येलो या रेड। अच्छा, रेड टाइल्स जो है ये सिर्फ डायगोनल्स पर लगी हुई है, डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगा आपको। और जो रेड टाइल है ना उसकी डायमेंशंस मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई 4 और 4 है, मतलब स्क्वायर शेप है वो भी। येलो जो टाइल है उसकी डायमेंशंस 1 और 1 है, यानी कि वो भी स्क्वायर टाइल है। अच्छा, नंबर ऑफ रेड टाइल्स दे रखी है 61, तो हमसे पूछा जा रहा है कि येलो टाइल्स कितनी होगी। समझते हैं, देखो सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, और स्क्वायर के डायगोनल्स आप समझते हो, ये दोनों डायगोनल्स होते हैं, तो इन दोनों डायगोनल्स पर ही ये रेड टाइल्स है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ रेड टाइल्स आपको ये थोड़ी सी दिखाई है, ये असल में ना 15 टाइल्स होगी सिर्फ इतने पार्ट में। 15 यहाँ होगी, 15 यहाँ, 15 यहाँ, ये होगी 60, और एक होगी बीचों बीच। तो ऐसे ये 61 टाइल्स लगी होगी डायगोनल्स पर। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाए, मतलब इस स्क्वायर का पूरा एरिया आ जाए। तो अगर हमारे पास जो एरिया आ गया तो उस एरिया में से हम क्या करेंगे, ये जो रेड टाइल्स है ना 61, इनका एरिया माइनस कर देंगे, तो फिर हमें पता चलेगा वो एरिया जो येलो टाइल से बना होगा, और फिर उसी एरिया को एक येलो टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ येलो टाइल्स आ जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे है ये समझना था, तो देखो बड़े ध्यान से समझो। ये जो टाइल आपको बिल्कुल बीचों बीच नज़र आ रही है, ये आपको समझा रही है कि जो एक रेड टाइल है ना उसका डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल पर आ रखा है, मतलब छोटा सा स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल है उसका थोड़ा सा पार्ट इसने लिया हुआ है। आप समझते हो कि डायगोनल किसी भी स्क्वायर का √2 में साइड होता है, तो मतलब रेड टाइल का जो डायगोनल होगा वो मैं कह सकता हूँ 4√2 होगा। और ऐसी कितनी टाइल्स लगी हुई है एक डायगोनल पे, तो आप बोलोगे 15 और 15 30, और एक ये बीचों बीच 31 टाइल। तो अगर मैं 31 टाइल्स का मिलाकर डायगोनल निकाल दूँ तो उतना ही डायगोनल का साइज़ होगा इस स्क्वायर का, और एग्जैक्टली वही मैंने किया है। जब 31 रेड टाइल्स के डायगोनल को मैंने मल्टीप्लाई किया, उनको जोड़ा, तो मुझे यहाँ से ना स्क्वायर का डायगोनल मिल गया। मतलब 31 रेड टाइल्स में से एक का देखो आपको समझाया था डायगोनल इतना होगा, तो उन 31 टाइल्स का ना इतना बन रहा है टोटल। तो वो किसको बता रहा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर को। आपको अच्छे से पता होगा कि भाई अगर डायगोनल अपने पास होता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में d², यानी डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल स्क्वायर को जब आप यहाँ चलाओगे और हाफ के साथ, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा जो कि 15376 है। इसके बाद इस एरिया में से ना, मतलब कंप्लीट एरिया में से मैं क्या करूँगा कि रेड टाइल्स के एरिया को माइनस करूँगा। तो रेड टाइल सब की बारी 31 मत ले लेना, टोटल 61 है। एक रेड टाइल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 × 4 होगा।
और 61 का क्या होगा, तो इतना होगा। अच्छा, n येलो टाइल्स मैंने मान ली और एक येलो टाइल का एरिया 1 होगा क्योंकि उसकी डायमेंशंस 1 × 1 है। तो जब मैं इसको यहाँ लाकर माइनस करूँगा ना तो मुझे पता चल गया येलो टाइल्स का टोटल इतना एरिया है और एक येलो टाइल का एरिया 1 है, तो इसका मतलब इतनी ही नंबर ऑफ़ टाइल्स भी हुई। तो येलो टाइल्स यहाँ पर 14,400 रहेगी। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बताया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड से 40% ज़्यादा है। 40% की फ्रैक्शन आपको याद है 2/5। अच्छा, कंपैरिजन 5 से हो रहा है यानी कि कार से हो रहा है, तो कार की स्पीड में मान लेता हूँ 5। तो ट्रेन की भाई 2 ज़्यादा होगी यानी 7 होगी। क्योंकि दोनों ने डिस्टेंस सेम चलना है तो इसलिए जिस रेशियो में इनकी स्पीड बनी है बिल्कुल उल्टा रेशियो टाइम का बनेगा, 5:7। और यहाँ से पता ये चल रहा है कि ट्रेन 2 यूनिट पहले पहुँच सकती है जहाँ पर भी इन दोनों को जाना है। बट ट्रेन क्या करती है, बीच में 60 मिनट ना रुकी रहती है, मतलब जितना वो टाइम बचा सकती थी वो सारा उसने वेस्ट कर दिया। तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा कि ये दोनों ना सेम टाइम पर पहुँचे। तो कहने का मतलब अगर वो ना रुकती तो 60 मिनट पहले पहुँचती। तो इस 2 की वैल्यू 60 मिनट होनी चाहिए। अगर 2 की वैल्यू 60 मिनट है तो बोलो 1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 30 मिनट। अच्छा, मुझे काम करना है स्पीड ऑफ ट्रेन पे। ट्रेन की देखो यहाँ पर टाइम की 5 यूनिट है, तो इन 5 यूनिट की वैल्यू 150 मिनट होगी। 150 मिनट का मतलब आप समझ रहे हो 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा कि अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा। डिस्टेंस देखो 280 गिवन है और टाइम अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 5/2। तो 5/2 का 2 पर चले जाना है और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 112 मिल जाएगा। बाकी यही चीज़ मैंने सॉल्यूशन में भी किया, आप वहाँ से समझ सकते हो। इसके बाद चलते भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बता रखा है कि एक तो है रोहन और एक है श्याम। तो रोहन ने 12 रुपये खर्च करके 11 आर्टिकल खरीदे और बेचा किस दर से है, तो 11 रुपये में 12 आर्टिकल बेचे हैं। उसी तरीके से सोहन का केस भी है, पहले रोहन को समझते हैं हम। तो आपको ये बताना है कि रोहन को यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो कितना % हुआ है। अब देखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आर्टिकल्स को जब तक हम सेम नहीं बनाएंगे ना तो हम रुपीज़ में नहीं जा सकते। मतलब रुपीज़ में CP/SP हम तब तक नहीं देख सकते जब तक आर्टिकल सेम ना हो। तो आर्टिकल सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो 11 और 12 ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 11 से। तो उसी मल्टीपल में रुपीज़ भी हो जाएंगे, यानी ऊपर 12 और नीचे 11। तो हम बोलेंगे कि भाई CP तो होगी 144 रुपये, 12 × 12, और सेलिंग प्राइस हो गया 121 रुपये। तो यानी इसको लॉस हुआ है, और कितना लॉस हुआ है वो भी मैं आपको सोल्यूशन से दिखा देता हूँ। ऐसे आप लॉस % निकाल सकते हो और सोहन का भी प्रॉफिट % निकाल सकते हो। अच्छा चलो देखते हैं सोल्यूशन। तो देखो भाई, वही चीज़ मैंने यहाँ करके दिखा रखी है रोहन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था CP 144 और सेलिंग प्राइस 121, तो लॉस हुआ है उसको 23 का। लॉस % कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन में CP × 100, तो इतना लॉस आ जाएगा। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इनको नहीं चलाना चाहते ऐसे, मतलब हम कॉन्सेप्चुअली नहीं चलना चाहते, आर्टिकल्स को सेम नहीं बनाना चाहते, तो दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 × 12 CP बन गया 144 और SP बन गया 121। हालांकि बात एक ही होती है, बस अलग अलग तरीके से हम समझ रहे होते हैं। ऐसी शाम पे आ जाते हैं। शाम ने देखो 15 रुपये में 16 आर्टिकल खरीदे और 16 रुपये में 15 बेचे। आप चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना आर्टिकल्स को सेम बना के कर सकते हो। तो CP और SP इतना आ जाएगा, यानी इसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट % निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP × 100, तो इतना % इसे प्रॉफिट आ जाएगा। और बस इतना ही हमसे सवाल ने पूछा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। एक टेबल आपको दे रखी है, यहाँ आपको बता रखा है मंथ और यहाँ बता रखा है नंबर ऑफ़ बाईसाइकिल्स। अब देखो जितनी बाईसाइकिल्स बेची है मतलब वो आपको यहाँ दिखा रखी है। कहता है कि भाई ये जो M3 में बेची है बाईसाइकिल्स,
ये कितना परसेंट कम है M6 से? M3 में जो हमने बेची है वो M6 से कितना कम है? तो आपको नज़र आ रहा है 110 कम है, ऊपर लिखोगे आप। किससे कंपैरिजन हो रहे हैं? M6 से। तो M6 को आप यानी 250 को नीचे लिखोगे, और परसेंट के लिए होता है 100। तो जब कैलकुलेट आप इसको करोगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिलेगा 44%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का। कहता है कि टोटल ब्याज जो हमें 8 साल में मिला है साधारण ब्याज वो इतना है, ब्याज की दर इतनी है, प्रिंसिपल बताओ। तो आप सीधा सीधा इसको ऐसे ले लो, प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू में टाइम जो कि 8 साल है, और ये बताता है सिंपल इंटरेस्ट को जो कि दे रखा है 3696। बस आप इसी को कैलकुलेट जब करोगे और 4 यहाँ से कटेगा तो 924 आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो कहता है कि एक क्लास में 480 स्टूडेंट्स हैं और 15% उनमें से फेल हो गए। तो या तो आप क्या करो कि भाई 480 का 15% निकाल लो, जो कि आपको मिलेगा कितना, 72। और पूछा है पास कितने हुए, तो टोटल 480 में से 72 घटाओगे तो 408 आ जाएगा। वरना आप परसेंटेज में भी समझ सकते हो कि भाई 480 टोटल स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 15 फेल हुए तो 85% पास हुए होंगे। तो आप एक ही बारी में ऐसे भी निकालोगे तो भी पासिंग स्टूडेंट्स आ जाएंगे 408। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ क्या करना है, देखो कहता है कि जो S1 S2 S4 S1 S2 S4, तो इनको जोड़ने पे हमें मिल जाएगा A। अगर हम जोड़ेंगे S3 S5 S6 तो इनको जोड़ने से हमें मिल जाएगा B। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे देखो S1 S2 S4 मिलाकर इतना बना रही है, और S3 S5 S6 इतना, जो कि A और B के बराबर है। तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो 960 आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप इसको मतलब देखते देखते सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पहले डिवाइड करना होता है, 2/4 का मतलब होता है देखो 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा 5 और 8 होता है 13, 13 में से 0.5 घटाओगे तो 12.5 हो गया। आगे देखो 8 गुना 5 40, 40 में से 20 गया तो बचेगा 20। तो कुल मिलाकर जो बचा वो बचा 32.5 ऊपर, और 5 से आपको डिवाइड करना है। तो 5 गुना 6 30.5, मतलब 6.5 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो कहता है कि भाई दो आदमी है A और B, तो 250 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं एक दूसरे से। देखो यहाँ पर A खड़ा हुआ है, यहाँ B खड़ा हुआ है, और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 250, और ये पिक्चर है 11 बजे की। जबकि 60 मिनट बाद A चलना शुरू करता है, मतलब 1 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे A चलना शुरू करता है 20 की स्पीड से B की ओर। लेकिन 1 बजे यानी कि उसके अगले 1 घंटे बाद B उससे दूर जाना शुरू कर देता है। पूछा है कितने घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे, मतलब कितने बजे ये अगले दिन मिलेंगे। तो देखो ये बेसिक चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, बाकी सॉल्यूशन से समझाता हूँ। देखो एग्जैक्टली हमें ना 1 बजे की पिक्चर चाहिए जब दोनों ने मूव करना शुरू कर दिया। तो 1 बजे जब B दूर जाना शुरू होता है A से, तो उस टाइम तक देखो A यहाँ नहीं था, क्योंकि A उससे 1 घंटे पहले निकल चुका है 12 बजे। तो वो इस पॉइंट से 20 किलोमीटर आगे आ चुका होगा। A की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी 1 घंटे में 20। तो 1 बजे ना इन दोनों के बीच की दूरी 20 कम हो गई थी, यानी 230 बची थी। और जैसे कि आपको पता है कि भाई सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, तो ये 230 की जो दूरी है वो 20 माइनस 10 यानी 10 की स्पीड से कवर होगी, तो 23 घंटे लगेंगे। और 23 घंटे का मतलब है कि 24 घंटे आप मान लो अगले दिन के 1 बजे, और 1 घंटा पीछे चलोगे तो अगले दिन के 12 बजे ये दोनों मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखो भाई अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि वो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करे जो इन तीनों से विभाज्य हो। एक तो आप बात हमेशा ध्यान रखना, ये 2 3 4 नंबर जितने भी आपको नज़र आते हैं ना, इनको आप हटा सकते हो एलसीएम लेके। अच्छा 12 6 और 2 का एलसीएम 12 ही होगा। तो दोबारा से पढ़ते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो कि 12 से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखो अब ये बहुत छोटे नंबर है, आपको नज़र आ रहा होगा 12 का एक मल्टीपल होता है 36, तो आप बोलोगे 36 आंसर हो गया। बट चलो ये तो छोटा सा मतलब नंबर्स थे, अगर ये बड़े नंबर्स पे चले तो उसका तरीका क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। एलसीएम आपने ले ही लिया था 12, तो आपको 12 के ना फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब हमें रीज़न ढूंढना है कि 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं होता। अब जब ऐसे आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 12 इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 3 अकेला है यहाँ पर, जबकि नंबर पेयर में होने चाहिए। तो 3 का पेयर बनाने के लिए आपको एक 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा 12 को, और उस केस में जो भी नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। तो इसलिए 36 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखो एवरेज का है। ए बी सी का एवरेज आपको दे रखा है, डी ई बी का आपको एवरेज दे रखा है, ए बी सी डी ई का एवरेज आपको दे रखा है, बी का पूछा है। समझते हैं देखो सॉल्यूशन के थ्रू। देखो मुझे यहाँ पर एवरेज दे रखा था ए बी सी डी ई का, एवरेज इतना था। अच्छा ये है कितने भाई 5। एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ टर्म से अगर हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है सम, यानी कि इन सब का योग होगा इतना। उसी तरीके से ए बी सी का एवरेज हमें गिवन था, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से सम पता चल जाएगा। ऐसे ही इन तीनों का सम निकालना है तो 66.3 जो कि इनका एवरेज था 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मैंने इनको ना देखो अलग अलग नहीं मल्टीप्लाई किया, मैंने इन सबको जोड़ लिया। देखो इनको जोड़ने पे क्या होगा, आपको ए बी सी डी ई तो मिल ही रहे हैं बट एक बी और मिल रहे हैं। अच्छा राइट हैंड साइड पर अगर आप 3 कॉमन लोगे तो इन दोनों को ब्रैकेट में जोड़ लो जो कि 111 बनेगा, और 111 गुना 3 होता है 333। तो यानी कि 333 जो बन रहे हैं ना वो ए बी सी डी ई के अलावा बी बन रहे हैं। अब ए बी सी डी ई की वैल्यू आपके पास यहाँ से है 267, उसी 267 को जब आप यहाँ लिखोगे तो b बराबर होगा 333 माइनस 267 डेट इज़ 66। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको खुद ही सॉल्व करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ भी नहीं है इसमें बताने लायक। बस आप थोड़ा सा कोशिश ये करना कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए करे ऐसे क्वेश्चन। देखो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इधर देखो ए को, तो सबसे पहले डिवाइड ढूंढो, यहाँ नज़र आ रहा है 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो आता है 6, और 6 गुना 36 होता है 216। अच्छा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 85 बन रहा है ये, और ये बन रहा है 16। तो आप 16 85 में से घटाओगे जो भी होगा, तो मतलब एक स्टेप में कोशिश किया करो कि ये ख़त्म हो जाए। ऐसे यहाँ भी आप देखोगे इधर 2 बन रहे हैं, इधर 3 बन रहे हैं, इधर आपका बन रहा है 28/14, 2 + 5 7। तो बहुत आसानी से आपको कैलकुलेट करने पर आंसर मिल जाएगा। चलते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, दूसरा सबसे अच्छा सवाल कह सकते हैं इस पेपर का। देखो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और ये डीएसएस भी लगातार क्वेश्चन दे रहा है। एक होता है देखो कोण, अगर आप इस कोण को बिल्कुल समांतर काटोगे इसके आधार के, कहने का मतलब है इस कोण को आप ऐसे नहीं काटोगे, बिल्कुल सीधा काटोगे पैरेलल टू बेस। तो जैसे आप इसको समांतर काटोगे ना तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। क्या होती है वो सिमिलैरिटी, तो उससे बिल्कुल नहीं डरना, मैं उसको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। देखो आप एक चीज़ समझ लो, यहाँ जैसे ये कंप्लीट हाइट है इस बड़े कोण की, आपको क्या करना है, देखो जब आप काट दोगे ना तो ये कोण आपको इस तरीके से मिलेगा, एक तो छोटा हिस्सा और एक मिलेगा इसका बड़ा हिस्सा जो कि नीचे वाला होता है जिसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो आप इसको नहीं लेके चलोगे, कोण के साथ आप कोण को ही कंपेयर करोगे। तो आप करोगे एक तो बड़े कोण को कंपेयर उसके साथ छोटे कोण को। आपको बस ये देखना है कि अगर जो हमें अनुपात मिल जाए, या तो इनकी हाइट का नहीं मिल रहा तो रेडियस का भी चलेगा,
या फिर इनकी ये तिर्यक ऊंचाई LL का मिल जाए, तो जो भी रेशियो मिलेगा ना उसका आप क्यूब अगर करते हो तो आपको इनके वॉल्यूम्स का रेशियो मिल जाएगा। और वॉल्यूम्स का रेशियो मिलने के बाद सवाल में कुछ नहीं रह जाना। देखो समझते हैं, अब यहाँ से आपको ये समझना है कि जब हम इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे तो छोटे कोण की और बड़े कोण की हाइट क्या होगी वो आप पता लगा सकते हो। देखो ये आपका बड़ा कोण था और जब आपने काटा तो ऊपर छोटा कोण इस तरीके से है। देखो साफ साफ आपको बता रखा है कि अ कोन इज कट इनटू टू पार्ट्स बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। और देखो यहाँ बता रखा है हाइट ऑफ द लोअर पार्ट इज़ डबल ऑफ द हाइट ऑफ द अपर पार्ट, मतलब लोअर पार्ट का मतलब फ्रस्ट्रम। अगर ये हाइट आपकी 1 है तो फ्रस्ट्रम की हाइट 2 होगी, यानी इस पूरे कोन की हाइट 3 होगी। अगर इस कोन की हाइट 1 है तो आप समझ पा रहे हो इस कोन की हाइट 3 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर हाइट का रेशियो आ जाए आप सिंपली क्या करो उनका क्यूब। अच्छा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो आपको ना वॉल्यूम्स का रेशियो मिल गया इससे कि अगर इसका वॉल्यूम होगा 1 यूनिट तो भाई इसका पूरा होगा 27 यूनिट। अच्छा 27 यूनिट पूरे का है और ऊपर इस कोण का 1 है, तो यानी नीचे वाला ये जो हिस्सा है ना इसका 26 होगा। यही चीज़ देखो मैंने सॉल्यूशन में समझाई है। देखो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पूरे कोण का जो वॉल्यूम होगा भाई बड़े वाले का वो होगा 27, ऊपर वाले का 1 है, तो अगर पूरे में से आप 1 हटा दो तो इस नीचे वाले पार्ट का 26 होगा। अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है और हमें दे क्या रखा है, तो हमें दे रखा है ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम, और ऊपर वाले कोण का यानी जो 1 यूनिट हमने बनाया ना इतना गिवन है, 1 की वैल्यू इतनी है तो 26 की वैल्यू इतनी होगी, तो यही इसका आंसर है। चलो बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ, आज आप इसको कंप्लीट करो और कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। थैंक यू।